सुबह की पहली किरण पड़ते ही दिव्या की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। आँख खुलते ही दिव्या को आदित्य का हैंडसम सा चेहरा दिखता है, जो दिव्या को लिपट कर सो रहा था। आदित्य को देखते ही दिव्या के होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। दिव्या और आदित्य इस वक्त बिना कपड़ों के बस एक चादर में बदन को ढके हुए थे। दिव्या धीरे से आदित्य के माथे को चूम लेती है। उसके ऐसा करते ही आदित्य के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह दिव्या को कमर से पकड़कर खींच लेता है, दिव्या का खुद को छुड़वाते हुए। छोड़िए हमें जाना है। आदित्य आंखें बंद करके नींद भरी आवाज में नो आई भी, मुझे और सोना है। दिव्या अपनी कोशिश को जारी रखते हुए, प्लीज छोड़ दीजिए, आपको सोना है सो जाइए, लेकिन हमें जाने दीजिए, नीचे सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आदित्य धीरे से आंखें खोलकर दिव्या के मासूम चेहरे को देखता है। उसे देखते ही आदित्य और ज़्यादा करीब खींच उसे कसकर पकड़ लेता है। ऐसा करते ही वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। दिव्या बेचारी सी शक्ल बनाकर आदित्य को देखने लगती है। यह महसूस होते ही आदित्य दिव्या को छोड़ देता है। दिव्या खुद को चादर में लपेटकर वॉशरूम में भाग जाती है। प्रीत अर्जुन के चेहरे को बस एकटक देखे जा रहा था। तभी अर्जुन आंखें बंद करके, जान ऐसे ही देखती रहोगी तो आज रात का सारा काम मैं अभी कर दूंगा। प्रीत झट से अपनी नज़रें अर्जुन से हटा लेती है। अर्जुन आंखें बंद करके ही मुस्कुरा देता है। प्रीत नीचे पड़ा हुआ अर्जुन का शेरवानी उठाती है और उसे पहनकर वॉशरूम की ओर चली जाती है। ज्येष्ठा की आंखें तो जैसे खुलने का नाम ही नहीं ले रही थीं। ज्येष्ठा किसी तरह से अपनी आंखें खोलती है तो पाती है ध्रुव उसके ऊपर सो रहा था। ज्येष्ठा ध्रुव से अलग होने लगती है। तभी उसे कुछ एहसास होता है, जिससे उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। ध्रुव कसमसाते हुए ज्येष्ठा से कसकर लिपट जाता है। ज्येष्ठा ध्रुव को उठाने लगती है। ध्रुव आंखें खोलकर ज्येष्ठा को देखता है। ज्येष्ठा उसे घूरकर देखते हुए कहती है, ध्रुव तुम कब तक मुझे परेशान करते रहे और कब तक तुमने मुझे छोड़ा ही नहीं। ध्रुव नींद भरी आवाज में, बेबी मैं तुम्हें प्यार करते करते ही सो गया, तो तुमसे अलग होना ही भूल गया। ज्येष्ठा ध्रुव को पूरी तरह से घूरने लगती है। ध्रुव आंखें खोलकर मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, बेबी इस नींद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें अच्छे से प्यार करने भी नहीं दिया। तो मैं सोच रहा था क्यों ना अभी एक राउंड। उसके इतना बोलते ही ज्येष्ठा ध्रुव को जोर से धक्का देती है और खुद को अच्छी तरह से कवर करते हुए कहती है, तुम होशी इंसान, पहले ये बताओ तुम्हें नींद कब आई। ध्रुव उबासी सा लेता हुए, यही आधा घंटा या 1 घंटे पहले। ज्येष्ठा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह टाइम देखती है तो सुबह के 6 बज रहे थे। ज्येष्ठा जल्दी से शर्ट पहनकर उठने को होती है कि उसके लोअर पार्ट पर दर्द होने लगता है। ज्येष्ठा ध्रुव को घूरकर, तुम फिर से वाइड हो गए थे। ध्रुव बेचारा सा मुंह बनाकर, सॉरी बेबी,
पता नहीं कैसे लेकिन मैं वाइल्ड हो ही जाता हूँ। ज्येष्ठा ध्रुव को घूरते हुए ही धीरे धीरे वॉशरूम की ओर जाने लगती है, लेकिन अचानक ही ध्रुव ज्येष्ठा को उठाकर वॉशरूम में लेकर चला जाता है। वहीं अनुज और सपना एक दूसरे लिपटे सो रहे थे कि तभी अचानक से दरवाजे पर नॉक होता है। नॉक की आवाज़ सुनते ही सपना की आंखें खोलती है और वह उठने को होती है कि अनुज उसे पकड़ ही लेता है। सपना सवाली नज़रों से अनुज को देखती है तो अनुज सपना के माथे को चूम कर कहता है, सना, इस वक्त तुम्हारे शरीर पर कुछ नहीं है सिवाय मेरी खुशबू और प्यार भरे निशान के। सपना खुद को देखती है और नजरें नीचे की तरफ करके चली जाती है। वह देखती है तो उसके सारे कपड़े फर्श पर पड़े थे। यह सब देखकर सपना को बीते रात में अनुज का प्यार करना याद आ रहा था, जिससे उसके गाल शर्म से लाल हो जाती हैं। अनुज मुस्कुराते हुए उठता है। अनुज ने इस वक्त नीचे पैंट पहनी हुई थी और उसकी ऊपरी बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था। अनुज सपना को चादर से अच्छी तरह लपेटकर वॉशरूम में लेकर चला जाता है। वॉशरूम के अंदर जाकर वह सपना को वहीं पर खड़ा करता है और वापस जाने लगता है कि सपना को अनुज के पीठ पर अपने नाखूनों के निशान दिखने लगते हैं। यह देखकर सपना को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लगता है। तभी उसे अनुज की आवाज़ आती है, इससे भी गहरे निशान मैंने दिए हैं सना। ये प्यार की निशानी है तो इस पर बुरा मानने वाली बात नहीं है। इतना बोलते हुए ही अनुज वॉशरूम के दरवाजे को बंद कर देता है। सपना एक नज़र दरवाजे की ओर देखती है और फिर आईने के सामने जाकर खड़ी होकर चादर हटाकर वह खुद को देखने लगती है। उसके बदन पर जगह जगह पर लव बाइट के निशान थे। कुछ वक्त बाद चारों किचन में पहुंच जाती हैं। चारों को देखकर विकासा सामान को रखते हुए, मैंने सारी तैयारियां कर दी हैं, आप लोगों को जो बनाना है बना लीजिएगा, ठीक है। चारों मुस्कुराते हुए झुककर विकासा के पैर छूती हैं। विकासा आशीर्वाद देते हुए, हमेशा खुश रहिए। चारों सीधी होती हैं। प्रीत विकासा को लेकर किचन से बाहर डाइनिंग टेबल की ओर लेकर जाकर कहती है, माँ, आज से नाश्ता सिर्फ आपकी बहुएं बनाएंगी, तो अब यहीं बैठिए। दिव्या गिलास में जूस लाते हुए, हाँ, और आप ये जूस पीजिए। कल आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी ना? विकासा जल्दी से कहती हैं। दिव्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिव्या विकासा जी को जूस हाथ में देकर, कोई बहाना नहीं है माँ। विकासा मुस्कुराते हुए जूस पीने लगती हैं। प्रीत और दिव्या दोनों साथ में, ठीक है माँ, अब हम पहली रसोई की रस्म शुरू करते हैं। विकासा हाँ में सिर हिला देती हैं तो दोनों किचन में चली जाती हैं। किचन में पहुँचते ही प्रीत कहती है, मैं तो मीठे में खीर बनाने वाली हूँ और पूरी बनाऊंगी। दिव्या भी जल्दी से कहती है, मैं पराठे और गाजर का हलवा बनाऊंगी। ज्येष्ठा और सपना एक दूसरे को देखने लगती हैं। दोनों एक साथ कहती हैं, हम दोनों क्या बनाएं? प्रीत और दिव्या दोनों को
कुछ देर तक देखती हैं, फिर सोचती हैं। फिर दिव्या कहती है, तुम दोनों सब्जी बना लो। ज्येष्ठा और सपना हाँ कहती हैं। तीनों फिर अपने अपने कामों में खुशी खुशी जुट जाते हैं। माया हाल में आते ही विकासा को देखती हैं, जो बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। वह हैरानी से देखते हुए उनके पास जाकर, भाभी आप न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं? विकासा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ माया, सारी बहुएं किचन में हैं और सब ने मुझे बाहर बैठा दिया है। कुछ करने को नहीं दिया था, तो सोचा दुनिया की खबर ही जान लूं। माया मुस्कुराते हुए, भाभी अब तो आप आराम करने के सिवाय कुछ कर ही नहीं पाएंगी। कोई आपको कुछ करने ही नहीं देगी। विकासा जी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती हैं। माया शौर्या के कमरे की ओर देखते हुए, रुकिए भाभी, मैं शौर्या को तो देख कर आती हूँ। ऐसे में तो बहुत जल्दी उठती है, पता नहीं आज क्या हो गया है। इस पर विकासा, हाँ। माया शौर्या के कमरे की ओर जाकर दरवाज़ा खोलती है तो तुरंत खुल जाती है। माया अंदर जाकर देखती है तो बेड पर देखती है, वहाँ कोई भी नहीं था। माया आवाज़ लगाते हुए, शौर्या क्या आप वॉशरूम में हैं? माया के आवाज़ देने पर भी वॉशरूम से कोई भी आवाज़ नहीं आती। माया वॉशरूम की ओर जाकर देखती हैं तो दरवाज़ा खुला हुआ था। वह वॉशरूम के अंदर जाकर देखती हैं तो कोई नहीं होता। माया खुद से सवाल करते हुए, कहाँ चली गई? माया अब कमरे से बाहर निकलकर विकासा जी के पास जाकर कहती है, पता नहीं कहाँ चली गई, कमरे में तो नहीं है। इस पर विकासा जी जवाब देती हैं, शायद गार्डन में होगी। हाँ शायद, मैं देख कर आती हूँ। बोलकर माया हॉल से बाहर निकल जाती है। किचन पर दिव्या कुछ सोचते हुए कहती है, तो सुहाग रात कैसी रही सबकी? इस पर प्रीत जवाब देती है, जैसी तुम्हारी वैसी ही हमारी भी हुई। सपना प्रीत की बात पर बस हामी भर देती है। अब सबकी नज़र ज्येष्ठा पर पड़ती है, जो बहुत ही ज़्यादा थकी सी दिख रही थी। दिव्या टीस करते हुए, ज्येष्ठा क्या तुम दोनों की सुहाग रात सुबह तक चलती रही? ज्येष्ठा खुद से ही बड़बड़ाते हुए, राक्षस कहीं का, खुद के मज़े लेते हुए ये तक नहीं सोचता कि उसके प्यार करने का असर मेरे शरीर पर दिखता है। ज्येष्ठा को बड़बड़ाते हुए देख तीनों एक दूसरे को देखती हैं। फिर ज्येष्ठा को फिर से कहती है, क्या हुआ ज्येष्ठा? ज्येष्ठा सब ठीक तो है ना? ज्येष्ठा एकदम से चिढ़ते हुए कहती है, अरे क्या बताऊं, उस बेशर्म ने सुहाग रात मनाते मनाते सुबह के 5 बजे मुझे छोड़ा और मुझे तो इस बात का होश भी नहीं। मैं तो शायद 1 या 2 बजे ही सो गई थी। सभी आंखें फाड़े ज्येष्ठा को देखती हैं। वहीं ज्येष्ठा आंखें बंद करके अपने दांतों के बीच जीभ को दबा लेती है। अचानक से तीनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। दिव्या हंसते हुए, लगता है काफ़ी ज़ोरों से बेबी प्लानिंग चल रही है, इसलिए ध्रुव इतना मेहनत कर रहा है। ज्येष्ठा शर्मिंदगी से नज़रें चुराने लगती है। उसकी हरकत से तीनों और भी ज़्यादा जोर जोर से हंसने लगती हैं। ज्येष्ठा चिढ़ते हुए कहती है, अब बस भी करो हंसना,
वरना सबके मुंह पर एक एक लड्डू ठूंस दूंगी। ज्येष्ठा के बोलने पर तीनों अपनी हंसी कंट्रोल करती हैं। प्रीत हंसी को रोकते हुए, चलो सबका हो गया है ना? सब डाइनिंग टेबल पर बैठे होंगे। तीनों हाँ में सिर हिला देती हैं। सब नाश्ता लेकर डाइनिंग टेबल की ओर जाकर रख देती हैं। अब तक सब कोई डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। डाइनिंग टेबल पर रूही और रूमी को ना पाकर सबको थोड़ा सा तो खालीपन लगता है, जो कि सबके चेहरे पर साफ दिख भी रहा होता है। विकासा खाली भरी पल को खुशियाँ डालते हुए तरुणा देवी से कहती हैं, माँ आज नाश्ता आपके चारों पोता बहुओं ने बनाया है। तरुणा देवी डाइनिंग टेबल पर नाश्ते को देखते हुए कहती हैं, फिर तो आज हम थोड़ा ज़्यादा सा खाएंगे। यह सुन सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आदित्य दिव्या के हाथ को पकड़कर खींचते हुए इशारे में बैठने के लिए कहता है, तो वहीं दिव्या भी इशारे से रुकने के लिए कहती है। इस पर आदित्य दिव्या की कमर पर चिमटी काट लेता है, जिससे दिव्या के मुंह से आह निकल जाती है। सबकी नज़र अब दिव्या पर चली जाती है। दिव्या एम्बैरेसमेंट होकर मुस्कुराने सी लगती है। सबकी नज़र अब नाश्ते पर चली जाती है तो दिव्या घूरकर आदित्य को देखती है। आदित्य फिर से इशारे से बैठने को कहता है। तभी तरुणा देवी की आवाज़ आती है, आप लोग क्यों खड़े हैं? आप भी बैठिए, नाश्ता कीजिए। तरुणा देवी के कहते ही सब बैठ जाती हैं। दिव्या के बैठते ही आदित्य दिव्या का हाथ पकड़ लेता है। दिव्या खुद के हाथ को छुटाने लगती है, लेकिन आदित्य टाइटली उसका हाथ पकड़ लेता है। दिव्या फिर एक बार आदित्य को घूरकर देखती है। वहीं सपना अपने बाएं हाथ से नाश्ता कर रही थी। उसे देखकर विकासा जी कहती हैं, सपना क्या आप बाएं हाथ से खाती हैं? सपना एकदम से हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं, मेरा मतलब हाँ, मैं बाएं हाथ से ही तो खाती हूँ। वहीं जैसे ही ये बात अनु के कान पर पड़ती है, वह सपना को घूर कर कहती है, लेकिन मम्मा आप तो कहती हैं कि बाएं हाथ से खाना गंदी बात है, और आपने ही तो मुझे दाएं हाथ से खाना सिखाया है, और आप भी तो दाएं हाथ से ही खाती हैं, तो आप झूठ क्यों बोल रही हैं? सब कोई सपना को देखने लगते हैं। सपना नजरें झुकाए शर्माते हुए धीरे से अनुज से कहती है, छोड़िए हमें। अनुज सपना का हाथ छोड़ देता है तो सपना अपने दाएं हाथ से खाते हुए, वो मैं भूल गई थी कि मैं कौन सा हाथ से खाती हूँ, तो इसलिए बोलते हुए सपना वार्निंग वाली नज़रों से अनु को देखती है। वहीं सपना की बात सुन अनुज तो मुस्कुराने लगता है। सभी कुछ देर तक अजीब नज़रों से सपना को देखते हैं और फिर से नाश्ता करने लगते हैं। सुबह के नाश्ते के सबका दिन शुरू होता है। शाम के वक्त छाया हॉल पर माया के पास आकर कहती है, मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन स्वरा कहीं नहीं है। वो शादी के बाद से ही सिंघानिया बिलान नहीं आई है। यह सुनते ही हॉल पर बैठे विकासा, माया और ज्येष्ठा शॉक्ड हो जाती। ज्येष्ठा एकदम से कहती है, इसका मतलब स्वरा यहाँ से भाग गई।
वहीं गार्डन में प्रियांश जल्दी से उसी जगह पहुंच जाता है जहां हमेशा दिव्या और प्रियांश मिला करते थे। प्रियांश आकर देखता है तो दिव्या बेंच पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे को कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। प्रियांश दिव्या के पास जाकर खड़ा होकर कहता है, क्या हुआ? आपने मुझे इतना अर्जेंटली यहाँ पर क्यों बुलाया? दिव्या सिर उठाकर प्रियांश को देखती है। दिव्या का चेहरा देखकर प्रियांश को जैसे एक सुकून सा मिलता है। दिव्या बेंच से उठकर खड़ी होकर कहती है, अपना हाथ दिखाइए। प्रियांश असमंजस सा दिव्या को देखता है। प्रियांश को कुछ रिएक्ट ना करता देख दिव्या तेज आवाज में कहती है, हमने कहा आप अपना हाथ दिखाइए। प्रियांश दिव्या को देखते हुए अपना हाथ दिव्या के सामने करता है। दिव्या प्रियांश के बाएं हाथ के शर्ट के बटन खोलकर ऊपर करने लगती है। तभी प्रियांश दिव्या को रोकते हुए, ये आप क्या कर रही हैं? दिव्या गुस्से से प्रियांश को घूरती है तो प्रियांश दिव्या को रोकता हाथ पीछे करता है। दिव्या प्रियांश के शर्ट को ऊपर करके उस पर पट्टी को खोलने लगता है। पट्टी खोलकर दिव्या उसे फेंक देती है और फिर वह प्रियांश के हाथों को देखती है जिस पर दिव्या का गहराई से नाम लिखा हुआ था। प्रियांश के हाथों को दिव्या देख नहीं पाती और अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है। प्रियांश का हाथ इस तरह से कटा हुआ था जिसे देखना किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं था। प्रियांश दिव्या को एकटक देख रहा था। थोड़ी देर तक दिव्या वैसे ही आंखें बंद करके खड़ी रहती है और फिर वह अपनी आंखें खोलकर एक जोरदार थप्पड़ प्रियांश के गालों पर जड़ देती है।